हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिविल सोसाइटी के बारे में। तो सिविल सोसाइटी को हिंदी में कहा जाता है नागरिक समाज। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे नागरिक समाज कहा जाता है। ठीक है, अब जो सिविल सोसाइटी होती है तो इसका अर्थ क्या है ये देखिए। तो सिविल सोसाइटी से अभिप्राय है कि गैर सरकारी संस्था या सहकारी संस्था या व्यावसायिक एवं कर्मचारी संगठनों तथा उन व्यवस्थित संस्थाओं से है जो राज्य तथा समाज के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? ये सिविल सोसाइटी का अर्थ होता है। तो सरल भाषा में आप इसको याद रखिए कि सिविल सोसाइटी क्या है। तो सिविल सोसाइटी ये गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये किसके किसके बीच में काम करते हैं? तो ये जनता के बीच और हमारी सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भारत में कुछ एनजीओ है, ठीक है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संगठन। तो ये जो गैर सरकारी संगठन है ये क्या करते हैं? जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। ऐसे ही जैसे विद्यार्थियों का संगठन होता है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको AVP कहते हैं, तो यह क्या है? सिविल सोसाइटी का उदाहरण है। फिर इसके बाद में ऐसे दूसरा उदाहरण आता है NSUI का। फिर इसके बाद में मजदूरों का संगठन, किसानों का संगठन, ठीक है, कुछ जातीय संगठन होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखिए, जाति आधारित संगठन, दबाव समूह आदि इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो सिविल सोसाइटी होती है इसमें जो संगठन होते हैं ये दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें जातिगत संगठन भी होते हैं, खुद धार्मिक संगठन भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद इनमें अनौपचारिकता व जन सहभागिता इनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें अनौपचारिकता पाई जाती है और इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अनौपचारिकता पाई जाती है और सहभागिता होती है। तो इसमें कोई नियम कानून नहीं होते जैसे सरकारी संगठनों में होते हैं, इसलिए इनको अनौपचारिक संगठन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में इसमें अपन देखते हैं कि सब सहभागी होते हैं, मतलब बराबर की भूमिका निभाते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं होती है सिविल सोसाइटी की। फिर इसके बाद में अगला आता है कि ये संस्थाएं जो सरकार से स्वायत्त होती है, मतलब ये संस्थाएं मतलब सिविल सोसाइटी ये सरकार से स्वायत्त होती हैं तथा नागरिकों के द्वारा नागरिकों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो सिविल सोसाइटी होती है तो सिविल सोसाइटी ऐसे मध्यवर्ती संघों का समूह है जो न तो राज्य है और न ही विस्तारित परिवार हैं। अतएव इसमें संघ, फर्म मतलब कुछ कंपनियां और अन्य कारपोरेट निकाय इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए सिविल सोसाइटी के निर्माणकारी घटक। तो इसके कुछ घटकों में देखिए, पहला कि धार्मिक संघ एवं समूह। तो कुछ धार्मिक संघ होते हैं इसमें, इनको भी सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाता है, जैसे मुस्लिमों का संघ, हिंदुओं का संघ, जैनियों का संघ, बौद्ध धर्म के लोगों का संघ। इनको सबको किस में शामिल किया जाता है? सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाता है। या फिर इसके बाद में कुछ धार्मिक समूह होते हैं तो उनको भी इसमें सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कुछ सहकारी समूह होते हैं। फिर इसके बाद में कुछ श्रमिकों के संघ होते हैं। फिर इसके बाद में कुछ किसानों के संघ होते हैं और इसके समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में कुछ समुदाय आधारित संगठन होते हैं, उनको भी सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में गैर सरकारी संगठन, फिर युवाओं एवं छात्रों के संगठन, फिर इसके बाद में महिलाओं के संगठन और समूह, इन सभी को किस में शामिल किया जाता है? सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सोसाइटी के निर्माणकारी घटक कौन कौन से हैं, तो ये घटक आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए सिविल सोसाइटी के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति को शिक्षित करना, ठीक है, जिससे नागरिकता को बढ़ावा मिलता है। तो ये नागरिकों को शिक्षित करते हैं जिससे भारतीय नागरिकता को बढ़ावा मिलता है। अब ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में कहीं भी जो सिविल सोसाइटी है तो ये लोगों को शिक्षित करते हैं जिससे नागरिकता को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद में यह जनमत का निर्माण करता है और सामान्य प्रकृति की मांगे तय करता है।
इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह उत्पीड़न नहीं बल्कि स्वैच्छिकतावाद का एक महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। तो इसमें जबरदस्ती किसी को सदस्य नहीं बनाया जाता है, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह इस सिविल सोसाइटी का सदस्य मतलब किसी भी संगठन का सदस्य बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। फिर इसके बाद में यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी होती है ये स्वायत्त तो होते हैं परंतु सरकार के अधीन रहकर इन्हें कार्य करना पड़ेगा। सरकार के जो नियम कानून है उस दायरे को ये पार नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार के जो नियम कानून होते हैं उनका उल्लंघन करके कार्य नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में ये राज्येतर संस्थाओं को इंगित करते हैं, मतलब ये राज्य से अलग, मतलब सरकार के संगठन नहीं है ये। ठीक है, तो सरकारी संगठनों से अलग संगठन होते हैं ये। फिर इसके बाद में संगठित समाज को ये इंगित करते हैं, मतलब इसमें समाज एकत्रित होकर कार्य करता है। फिर इसके बाद में इसके अंतर्गत वे समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के बीच होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये जो संगठन होते हैं, ये सिविल सोसाइटी होती है, तो ये समाज और सरकार के बीच रहकर कार्य करते हैं, तो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं ये। फिर इसके बाद में इसका लक्ष्य समान और सार्वजनिक भलाई होता है। तो इनका लक्ष्य होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना है, सभी का समान कल्याण करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह सत्तावाद और निरंकुशतावाद का विरोध करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम देखते हैं कि अधिकारियों के द्वारा या हमारे नेताओं के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है तो उसका विरोध करता है, या फिर कभी कभी कोई अधिकारी या मान लीजिए कोई मंत्री अगर निरंकुशता को बढ़ावा देता है तो ये उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार। तो भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार देखिए, तो पहला प्रकार आता है सहकारी समितियां। तो हमारे भारत में कुछ सहकारी समितियों का गठन किया गया है जो कि सिविल सोसाइटी का उदाहरण होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अनौपचारिक सांगठनिक संरचना को या अनौपचारिक सांगठनिक संरचना वाले निकाय। मतलब ये जो संगठन होते हैं ये कैसे होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। इसमें जैसे सरकारी संगठनों में नियम कानून होते हैं, ऐसे इनमें नियम या कानून नहीं होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित पंजीकृत सोसाइटियां। ठीक है, मतलब विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ये सोसाइटियां रजिस्टर्ड की जाती है। फिर इसके बाद में अगला आता है स्थानीय हितधारक समूह। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं और जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में धर्मार्थ संगठन तथा न्यास। तो ये कुछ धार्मिक संगठन भी होते हैं और न्यास के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके कुछ प्रकार होते हैं। अब इसके बाद में आगे देखिए सिविल सोसाइटी की विशेषताएं। तो सिविल सोसाइटी की पहली विशेषता यह है कि यह समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हैं और मानव अधिकारों के प्रसार के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता इसकी यह होती है कि यह सेवादाता और ग्राहकों के बीच एक नैतिक समझौता होता है। ठीक है, मतलब ये कि सेवा प्रदाता और जो ग्राहक है इनके बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, तो ये इनके बीच में एक नैतिक समझौता होता है। इससे तात्पर्य यह है कि ग्राहकों को मतलब जनता को, लोगों को न्याय दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद फिर जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इनका दायित्व होता है। इसके बाद में इसमें सेवादाता, सेवा की गुणवत्ता व मानक तथा सेवा उपलब्धता की अवधि का ब्यौरा इसमें होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि समाज में नैतिकता व सहयोग की भावना विकसित करना इनका लक्षण होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है सिविल सोसाइटी राज्य से बाहर के संस्थाओं का एक समूह होता है। फिर इसके बाद में यह सरकार की केंद्रीय स्थिति के स्थान पर अधिक संगठनों का समर्थन करती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इनकी कार्यशैली कैसे होती है। तो इनकी कार्यशैली अनौपचारिक होती है, मतलब ये अनौपचारिक तरीके से कार्य करते हैं। जैसे सरकारी संगठनों में नियम कानून होते हैं, ऐसे नियम कानून इनमें नहीं होता है। ठीक है, ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है सिविल सोसाइटी की चुनौतियां या इसकी समस्याएं।
तो इनकी समस्या क्या है? तो पहली समस्या यह है कि ये विरोध और आलोचनाओं में समय बर्बाद करते हैं। तो कई बार यह देखा गया कि जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं तो ज़्यादातर सरकार का विरोध करते हैं या सरकार की आलोचना करते हैं, जिससे इनका समय खराब होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें कि इनके भीतर शक्ति असंतुलन की चुनौती होती है। तो इनके भी शक्ति असंतुलन होता है, शक्ति संतुलन बिल्कुल नहीं होता। तो इनके इसमें हम देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी होती है तो इसमें शक्ति असंतुलन जैसे समस्या पाई जाती है। फिर इसके बाद में वैधता की चुनौती तथा पारदर्शिता और जवाबदेही, ठीक है, ये इनमें नहीं पाई जाती। पारदर्शिता नहीं होती है, ये जवाबदेह नहीं होते हैं। फिर इसमें कोई लीगल कार्य नहीं होता है, कोई वैधता इसमें नहीं होती है। ये सब इनकी समस्या है। फिर इसके बाद में सिविल सोसाइटी कभी कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करती है। कई बार यह देखा गया कि जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं तो ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इससे अलोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या है? तो वैसे तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन, तो जनता जो चाहेगी वो होगा, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, जिससे अलोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि लोगों ने इसे एक जीविका का साधन बना लिया है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो एनजीओ के संस्थापक होते हैं तो व्यक्ति एनजीओ की स्थापना क्यों करता है? ताकि उससे उसको पैसे मिले, उससे उसकी आय बढ़े। ये व्यक्ति सोचकर ये काम करते हैं सिविल सोसाइटी में। तो लोगों ने इसे एक जीविका का साधन भी बना लिया है, जो कि इसकी समस्या है। फिर इसके बाद में अगला आता है इससे नकारात्मक सोच को या इससे नकारात्मक सोच का दबाव बढ़ता है, मतलब इससे नकारात्मकता आती है। तो कई बार क्या होता है कि सिविल सोसाइटी में ये जो समस्याएं पाई जाती है तो इससे जनता के मन में एक नकारात्मकता उत्पन्न होती है। जनता को ये लगता है कि ये खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जिसके कारण नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद फिर सिविल सोसाइटी की भूमिका या इसका महत्व क्या है? तो देखिए इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका या महत्व, तो पहला महत्व इसका यह है कि यह लोक नीति का पुनर्मूल्यांकन या लोक नीति का मूल्यांकन कर सरकार को उससे अवगत कराता है या कराते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं ये लोक नीति का मूल्यांकन करते हैं और फिर सरकार को उससे अवगत भी कराते हैं कि क्या यहाँ पर क्या है, सही है या नहीं है, इसके बारे में भी ये सरकार को बताते हैं। फिर इसके बाद में ये सरकारी नीतियों के प्रति जनता में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं या जागरूकता उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने लोकतंत्र को एक नई दिशा भी दी है। ठीक है, इसके बाद फिर जो सूचना क्रांति होती है तो सूचना क्रांति का उपयोग जनता ने किया है इस सिविल सोसाइटी के माध्यम से। आज हम देखते हैं कि जनता किसी भी सरकारी विभाग में जाकर सूचना की मांग कर सकते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि ये सरकार को जनता के हितों के संवर्धन हेतु नीतियां बनाने के लिए भी दबाव डालते हैं या दबाव उत्पन्न करते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसके माध्यम से समाजों में सुधार की एक प्रक्रिया का संचालन हुआ है। इससे क्या हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि इसके कारण समाज में धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि लोक नीति क्रियान्वयन में सीधे जनता की भागीदारी संभव हुई है। तो आज हम देखते हैं कि सरकार कोई भी अगर नीति बनाती है तो सरकार की नीति में जनता सीधे सहभागी होती है। ठीक है, इन सिविल सोसाइटी के माध्यम से। अब इसके बाद फिर आगे देखिए अगला पॉइंट इसमें आता है कि राज्य व बाजार के निरंकुश व्यवहार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो राज्य मतलब सरकार और जो बाजार होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी इसमें जनता को सेवा देने वाले होते हैं जिसको सेवा प्रदाता कहते हैं, तो सेवा प्रदाता और सरकार के जो निरंकुश व्यवहार होते हैं तो उन पर नियंत्रण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति चेतना उत्पन्न करना। ठीक है, तो लोगों के बीच हम देखते हैं लोगों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है समाज में राजनीति, सामाजिक और प्रशासनिक चेतना उत्पन्न करना। फिर इसके बाद में प्रशासनिक नीतियों,
कानूनों व योजनाओं में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रशासनिक नीतियां होती है, कानूनी, इसके बाद कानून होता है, फिर योजनाएं होती है, तो इसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद में लोगों में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना है, लोगों में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है, या प्रशासनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो ये सब इसका महत्व होता है, इसकी भूमिका होती है। इसके बाद फिर अंत में इसका लास्ट पॉइंट आता है कि सूचना की प्राप्ति व प्रसारण को अधिकार के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना। मतलब आज ये लोगों को बताते हैं, जो सिविल सोसाइटी है, तो सिविल सोसाइटी नागरिकों को जागरूक करते हैं और कहते हैं कि सूचना मांगना आपका अधिकार है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार जब लागू हुआ था तो उसी समय से फिर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि जनता या जो नागरिक होते हैं तो सूचना मांगना अपना अधिकार समझते हैं और अधिकार के रूप में सूचना की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है सिविल सोसाइटी का। तो ये इसका महत्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसी के साथ सिविल सोसाइटी का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर। अब जो सिटीजन चार्टर होता है या नागरिक अधिकार पत्र होता है तो इसका अर्थ क्या होता है ये देखिए इसमें। तो इसका अर्थ होता है कि नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य किसी संगठन को, ठीक है, तो किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिकों के अनुकूल बनाना होता है। ये नागरिक अधिकार पत्र होता है। इसमें क्या होता है, तो जैसा आपने देखा होगा कि जब आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं या किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो सरकारी कार्यालय में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको बाहर ही एक चार्टर लिखा हुआ दिखेगा। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो यहाँ पर कौन कौन सा अधिकारी कार्य करते हैं, फिर जो संगठन है मतलब जो कार्यालय है कौन सा काम करता है इसके बारे में लिखा रहता है। फिर इसके बाद में उसमें जनता के अधिकार क्या है ये भी उसमें लिखा रहता है। तो ये सारा वर्णन उसमें होता है जिसको हम कहते हैं नागरिक अधिकार पत्र। तो इससे तात्पर्य यह हुआ कि संगठन क्या काम कर रहा है ये जनता को पता चलेगा और वहां पर नागरिकों के अधिकार क्या है ये उसमें लिखा रहता है। ठीक है, यह होता है नागरिक अधिकार पत्र। तो इससे क्या होता है, इससे जानकारी का खुलापन होता है या इसमें पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद में जो नागरिक अधिकार पत्र होता है, तो नागरिक अधिकार पत्र शिकायत निवारण तंत्र के साथ सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा के प्रति सार्वजनिक निकाय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। फिर इसके बाद में यह एक नागरिक अधिकार पत्र मूलतः संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उनके मानकों के संबंध में की गई वचनबद्धताओं का एक समूह होता है। तो संगठन के द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उन सेवाओं का वर्णन इसमें होता है। और इसके बाद जनता के या नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसका वर्णन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में नागरिक अधिकार पत्र एक तरफ प्रशासनिक संगठनों के कर्तव्यों तथा दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकार या नागरिकों द्वारा अमुक संगठन से कौन कौन सी सेवाओं की आकांक्षा रखनी चाहिए इसको इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे आता है कि यह शासकीय नैतिकता के पहलू को भी दर्शाता है और साथ ही यह अभिशासन की संकल्पना के लिए भी आवश्यक होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि सिटीजन चार्टर का मौलिक उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रशासनिक सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत सिटीजन चार्टर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रशासन को जनता के प्रति अधिक व्यापक तरीके से उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला है कि सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रत्येक विभाग या संगठन नागरिकों को यह बताता है कि संगठन या विभाग या सरकारी कार्यालय का जनता या उपभोक्ता के प्रति क्या दायित्व है, अर्थात इन विभागों से नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होंगे इसका वर्णन उस सिटीजन चार्टर में किया जाता है। अतः यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए
सिटीजन चार्टर का विकास। तो सिटीजन चार्टर का विकास कैसे हुआ ये इसमें देखिए। तो इस चार्टर की उत्पत्ति मार्गरेट थैचर के समय में हुई थी। अब मार्गरेट थैचर कौन है? तो ये ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है। विश्व में जिस एलपीजी की बात की जा रही है, एलपीजी मीन्स लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण, ठीक है। तो इसको बढ़ावा किसने दिया था? तो मार्गरेट थैचर ने ही दिया था, ठीक है। तो मार्गरेट थैचर का समय या इनका शासनकाल वहां पर 1979 से 1979 से 1990 तक रहा था। तो जो एलपीजी अवधारणा की अपन बात करते हैं तो एलपीजी को लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। फिर इसके बाद में सिटीजन चार्टर का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में जॉन मेजर के द्वारा 1991 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के स्तर पर सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना होगा कि उत्पत्ति तो ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के द्वारा की गई थी, परंतु इसका विकास किसने किया था? तो विकास ब्रिटेन में जॉन मेजर के द्वारा इसका विकास किया गया था। 1991 की बात है। फिर इसके बाद में भारत में सर्वप्रथम 1996 में मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में इस सिटीजन चार्टर को स्वीकार करने की बात की गई थी। फिर इसके बाद में अगला आता है कि 1997 में 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इस पर चर्चा की जाती है। फिर इसके बाद में भारत में सिटीजन चार्टर के विकास में उपभोक्ता समन्वय परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना फ्रेंड, 3-3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इससे 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला आता है कि भारत में 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया सिटीजन चार्टर बिल 2011, ये इसका नाम रखा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको सिटीजन चार्टर बिल 2011 भी कहते हैं, या फिर इसको एक नाम और देखिए कि द राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेस्ट ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011 आर सिटीजन चार्टर बिल, ठीक है। तो ये इस नाम से इसको जाना जाता है, या तो सिटीजन चार्टर बिल या फिर जो हमने आपको इतना लंबा नाम बताया है, तो ये इसके नाम होते हैं। तो यह विधेयक याद रखना फ्रेंड, तो यह विधेयक, इस विधेयक में लोक शिकायत निवारण आयोग के गठन की सिफारिश की गई है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर 6 माह के अंदर सभी संगठनों को अपने सिटीजन चार्टर लगाने होंगे, ठीक है। तो जितने भी संगठन हैं उन सभी को अपने ऑफिस के बाहर, अपने कार्यालय के बाहर एक सिटीजन चार्टर लगाना होगा, ये सबके लिए अनिवार्य है। फिर इसके बाद में प्रत्येक विभाग शिकायत निवारण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि नागरिक चार्टर लागू होने, मतलब सिटीजन चार्टर लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें अगला सिटीजन चार्टर के उद्देश्य। तो सिटीजन चार्टर के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला उद्देश्य इसका यह है कि प्रशासन को संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना। मतलब प्रशासन को संवेदनशील बनाना मतलब कि दुख और सुख की घड़ी में जनता के साथ रहे, ऐसा प्रशासन को बनाना है, और प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो वह अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहे, और शासन की, मतलब जो प्रशासन होता है उसकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि शासन प्रक्रिया में जन सहयोग प्राप्त करना। तो जो शासन की प्रक्रिया होती है उसमें जनता का सहयोग जरूर प्राप्त करना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुनिश्चित कर प्रशासन तंत्र को लोकतांत्रिक बनाना है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य इसका आता है कि शासन तंत्र में पारदर्शिता और खुलापन लाना है, ठीक है। मतलब
विभाग के द्वारा या कार्यालय के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी स्पष्ट जानकारी जनता को प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके संगठन की दक्षता तथा उसकी कुशलता को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सिटीजन चार्टर का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक संगठन की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब इसके उद्देश्य है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिटीजन चार्टर के उद्देश्य लिखिए, तो ये आपको सारे उद्देश्य लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है सिटीजन चार्टर के घटक। तो सिटीजन चार्टर के घटक कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए इसमें सेवा मानकों का निर्धारण। ठीक है, तो जो भी सेवा दी जाती है तो उसका एक स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो उस सेवा मानक का निर्धारण करना ये सिटीजन चार्टर के घटक होते हैं। फिर इसके बाद में शिष्ट व सहयोगी व्यवहार किया जाता है, मतलब जो भी ग्राहक अर्थात जनता है, नागरिक है, इनके साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना है और एक सहयोगी की तरह व्यवहार करना है। फिर इसके बाद में परामर्श और विकल्प भी ये इसका घटक होते हैं, मतलब सुझाव दिया जाता है। और अगर लग रहा है कि किसी नागरिक को भी सुझाव देना है तो वह भी सुझाव दे सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी कार्यालय होता है या जो भी संगठन का ऑफिस होता है तो वहाँ पर एक सुझाव पत्र की पेटी भी लगी रहती है, तो वो इसी का उदाहरण है। फिर इसके बाद में उचित कीमत, ये भी इसका घटक होता है। इसके बाद फिर सूचना एवं पारदर्शिता, तो जनता को सूचना देना है और इसके बाद में जो भी संगठन कार्य करता है उसकी स्पष्ट जानकारी जनता को देना है या नागरिकों को प्रदान करना है। ठीक है, तो ये इसके घटक होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में 3 नंबर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला आता है नागरिक अधिकार पत्र के सिद्धांत। तो नागरिक अधिकार पत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें तो वर्ष 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक अधिकार पत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आदर्श नागरिक घोषणा पत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आता है कि ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण देना। ठीक है, मतलब ये कि जो भी सेवा प्रदान की जा रही है उसका विवरण किसको देना है? जनता को देना है। फिर इसके बाद में अगला आता है जन शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। जो भी जनता की शिकायत है तो उससे संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें अधिकार पत्र का सरल होना आवश्यक है, मतलब जो सिटीजन चार्टर है वह सरल होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला है विजन एवं मिशन का विवरण भी इसमें होता है। ठीक है, मतलब जो भी संगठन कार्य कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है और आगे चलकर इसका मुख्य मिशन क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होगा, इसका भी वर्णन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण भी इसमें किया जाता है। तो जो भी संगठन जो भी कार्य करेगा उसका स्पष्ट विवरण इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है संगठन से जुड़े जो ग्राहक होते हैं उनके समूहों का विवरण भी इसमें किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब आगे देखिए नागरिक अधिकार पत्रों का महत्व या इसका लाभ क्या है। अब इसमें देखिए तो सिटीजन चार्टर यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहां संपर्क करना है। अगर किसी भी नागरिक को कोई शिकायत है तो वह शिकायत कहां करेगा उसका भी विवरण इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला लाभ इसका यह है, यह महत्व है कि कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में यह सहायक होता है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि यह नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी सहायक होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि यह सार्वजनिक सेवाओं के समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सब इसके लाभ होते हैं नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर के। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड।
ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक अधिकार पत्र का महत्व क्या है या इसके लाभ कौन कौन से हैं, लिखिए। तो ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। इसके बाद और भी इसके लाभ देखिए, तो अगला लाभ इसका यह होता है कि यह नागरिकों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। इसके बाद फिर यह पारदर्शिता मतलब जानकारी का खुलापन, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को सुनिश्चित कर प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लाभ या इसका महत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें सिटीजन चार्टर का मूल्यांकन। अब सिटीजन चार्टर का मूल्यांकन क्या होता है, तो इसमें देखिए, तो 2002-3 में, ठीक है, तो 2002-2003 में प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोक शिकायत निवारण विभाग ने एक निजी एजेंसी द्वारा तय वर्ष 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा विभागीय सिटीजन चार्टर का मूल्यांकन किया और इसमें कुछ कमियां बताई। तो ये कौन कौन सी कमियां हैं ये देखिए। तो पहली कमी यह बताई गई कि सिटीजन चार्टर्स का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली कमी बताई कि लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला होता है कि लोक संगठनों में नागरिक अधिकार पत्रों के प्रति रुचि का अभाव होता है। लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई देखता भी नहीं कि क्या लिखा है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है कि यह सेवा प्रदाता व ग्राहकों के बीच होने वाला एक नैतिक समझौता है जो कि सही नहीं है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसमें सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता व कीमत, मानकों एवं सेवा उपलब्धता की अवधि इत्यादि बातों का ब्यौरा इसमें होता है। फिर इसके बाद में जो सिटीजन चार्टर होता है तो इसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। फिर इसके बाद में अगला है कि अधिकांश सिटीजन चार्टर का प्रारूप ठीक नहीं होता है तथा उसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव पाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें आता है कि अधिकांश सिटीजन चार्टर के निर्माण में पारदर्शिता मतलब जानकारी का खुलापन एवं परामर्शी प्रक्रिया का अभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि नागरिक घोषणा पत्रों में नव उन्मेष मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं या जो नई नई जानकारियां होती हैं, तो नव उन्मेष एवं अद्यतन जानकारियों का इसमें अभाव होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी कुछ कमियां हैं सिटीजन चार्टर की जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिटीजन चार्टर होता है तो सिटीजन चार्टर की कमियां लिखिए, तो ये सारी कमियां आपको लिखनी होगी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, इसमें सिटीजन चार्टर के विकास के लिए कुछ सुझाव। तो पहला सुझाव इसमें यह है कि सिटीजन चार्टर का जनमानस में प्रचार प्रसार किया जाए और जनता को इसकी उपयोगिता के बारे में अवश्य बताया जाए, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि जनता को इसकी उपयोगिता ही पता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन के उपरांत इसकी समीक्षा की जाए और इसकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। फिर इसके बाद में अगला आता है सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन करने वालों के प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाए, मतलब सिटीजन चार्टर का जो क्रियान्वयन करता है उसको प्रोत्साहन अवश्य दिया जाए और इसके लिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आता है सिटीजन चार्टर का गठन करते समय जो सिविल सोसाइटी होती है तो सिविल सोसाइटी की भूमिका को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुछ सुझाव है फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।